गाइस, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे आप सभी। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th की मैथ की चैप्टर फर्स्ट की पार्ट 3 वीडियो लेके आया हूँ। अब तक मैंने आप लोगों को इक्वलिटी डिवीजन लेमा के बारे में समझा दिया था और एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करा दिया था। अब मैं उसी सीरीज में आगे बढ़ूँगा और मैं आप लोगों को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझाऊँगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। तो यहाँ सबसे पहले आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं कुछ एक टर्म समझाना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले मैं आपको फैक्टर समझाना चाहूँगा। क्या समझाना चाहूँगा? फैक्टर्स के बारे में समझाना चाहूँगा। तो जैसे मैंने आपके सामने कुछ लिखा है कि जैसे 20 लिखा है, 20 के सामने मैंने आपके सामने लिख दिया है 1 2 4 5 10 20। ये कौन से नंबर हैं? ये वो नंबर हैं जिनके द्वारा 20 आपका डिविजिबल होता है। ये कौन से नंबर हैं? इनके द्वारा आपका 20 डिविजिबल होता है। मतलब कहने का ये कि अगर हम 1 का 20 में डिवाइड करते हैं तो 1 से 20 डिवाइड हो जाता है। हम 2 से 20 में डिवाइड देते हैं तो 2 से 20 में डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही तो वो नंबर जिनके द्वारा 20 में डिवाइड हो जाता है, वो नंबर जिनके द्वारा 20 मतलब वो नंबर जिनके द्वारा नंबर में डिवाइड हो जाता है, वो नंबर क्या कहलाते हैं? आपके फैक्टर्स कहलाते हैं। तो कहने का मतलब अगर मैं कहूँ कि 20 में 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है, 10 से डिवाइड हो जाता है, 20 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है इन नंबरों से डिविजिबल है। जब हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर इनसे डिविजिबल है तो इनको हम क्या कहते हैं? जो नंबर आपके सामने लिखे हुए 1 2 4 5 10 20, ये क्या कहलाएंगे? 20 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। इसी तरीके से मैं आपके सामने अगर 25 लिखता हूँ तो 25 आपको पता है 1 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है और 25 से डिविजिबल है। डैट मीनिंग इज कि 1 5 25 क्या है आपके? ये आपके इसके फैक्टर्स हैं। क्या है? आपके फैक्टर्स है। आपको यहाँ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर के कंसेप्ट को समझना है कि ये होते क्या हैं। तो मैंने आपको फैक्टर्स को अच्छी तरीके से समझा दिया कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर वो नंबर होते हैं जिनके द्वारा जिस सामने वाले नंबर के आपको फैक्टर निकालने हैं वो डिविजिबल होते हैं। जैसा कि आपको मैंने 20 और 25 के फैक्टर समझाए। हमें वही नंबर लेने जो 20 को डिवाइड करते हैं, वही नंबर लेने जो 25 को डिवाइड करते हैं। तो जो नंबर डिवाइड करने वाले हैं उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहेंगे? फैक्टर्स कहेंगे। आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको प्राइम फैक्टर समझाने से पहले आपको मैं प्राइम नंबर समझाना चाहता हूँ। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभी तक मैंने आपको फैक्टर समझाया था, फैक्टर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? ओनली 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है और एक इट सेल्फ, मतलब एक स्वयं नंबर होता है। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई नंबर है, अगर एक फैक्टर तो उसका 1 हो और स्वयं नंबर हो तो हम उस नंबर को क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। जैसा कि आपके सामने लिखा है 2, तो 2 को आपको पता है कि 2 का 1 फैक्टर है क्योंकि 1 से 2 डिविजिबल है, और 2 का 2 फैक्टर भी है। तो दैट इज द मीनिंग क्या है कि 2 आपका प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि उसके 2 फैक्टर्स हों। एक फैक्टर तो 1 हो और एक फैक्टर क्या हो? इट सेल्फ हो, मतलब स्वयं नंबर हो। इसी तरीके से 3 क्या प्राइम नंबर है? हाँ साहब, 3 भी आपका प्राइम नंबर है क्योंकि 3 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। क्या 4 प्राइम नंबर है? तो आपको दिखता है कि 4 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 3 फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब जब 3 फैक्टर हो गए तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर होने के लिए इसके केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 और एक नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं 5 प्राइम नंबर है तो आप कहोगे सर 5 1 से डिवाइड होता है और 5 5 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 5 प्राइम नंबर है। क्या 6 प्राइम नंबर है? जैसा कि आपको पता है कि 6 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। तो दैट इज द मीनिंग कि इसके फैक्टर कितने हो गए? 4 फैक्टर हो गए। तो हमें तो केवल इसके 2 फैक्टर होते तभी हम कह सकते थे कि ये आपका प्राइम नंबर है। लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसी प्रकार 7 के लिए चेक करते हैं कि 7 प्राइम नंबर है। हाँ सर, 7 प्राइम नंबर है क्योंकि 7 1 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है। तो आपको मैंने फैक्टर समझा दिया, प्राइम नंबर समझा दिए। अब मैं आपको प्राइम फैक्टर समझाने का प्रयास करूंगा। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? आपके पास में कोई नंबर हो
और अगर हम उसके फैक्टर करें, अगर हम उसके फैक्टर करें फैक्टराइजेशन से, अगर हम उसको फैक्टराइजेशन करें तो जो आपके फैक्टर निकल के आते हैं वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। तो कहने का मतलब एनी कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, अगर प्राइम नंबर का कुछ कलेक्शन हो और वो किस फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो, तो हम उनको क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर कहेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि 20 के प्राइम फैक्टर निकालो, तो हम 20 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, 20 के प्राइम फैक्टर ऐसे निकालेंगे, 20 में डिवाइड जाएगा 2 का 10 टाइम जाएगा, फिर 2 का 10 में डिवाइड कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 5 का 5 में जाएगा तो 1 बार जाएगा। तो कहने को 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। तो आपको ये पता चला कि प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। तो आपके पास में या 2 और 5 क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। ऐसे अगर मैं 1771 की अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ, तो 1771 को अगर मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ तो सबसे पहले 7 का इसमें डिवाइड जाता है। तो 7 का जब हम डिवाइड देते हैं तो कितनी बार जाता है, 253 बार। फिर 253 डिवाइड देते हैं तो वो कितनी बार जाता है, 11 बार देते हैं तो 11 का जाता है 23 टाइम्स बार। फिर 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 में 23 बार जाता है। तो कहने का मतलब 1771 को हम क्या लिख सकते हैं कि 7 × 11 × 23। तो हम क्या कह सकते हैं कि 7 × 11 × 23 क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो सिमिलरली अगर हम 5313 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो वो क्या होंगे, 3 × 7 × 11 × 23। आपको ये समझ आया होगा। तो प्राइम फैक्टर्स आपको समझ आया कि अगर प्राइम नंबर्स के कलेक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो वो आपको प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। अब मैं जैसा कि अगर मैं कहूँ कि अगर कोई आपके सामने प्राइम नंबर है और उसको आपको प्राइम फैक्टर करने, तो आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से डिविजिबल होता है और सेल्फ नंबर से डिविजिबल होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्राइम नंबर जो होगा आपका 1 और इंटू इट सेल्फ, अगर मैं प्राइम नंबर के फैक्टर करता हूँ, जैसे प्राइम नंबर मेरे पास 7 है, तो प्राइम नंबर 7 है तो 1 7 जा 7 और 7 1 जा 7। तो इसका मतलब क्या होगा, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 7। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होंगे, किसी भी प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होंगे, 1 × इटसेल्फ, 1 × इटसेल्फ। आपको बात समझ आई होगी। अब मैं आपको कंपोजिट नंबर समझाता हूँ। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखो आपको समझ आ रहा होगा। कंपोजिट नंबर आपको लिखा हुआ दिख गया, जैसे कि ऊपर सामने लिखा हुआ, कंपोजिट नंबर हैज एट लीस्ट 1 डिवाइजर अदर देन 1 एट इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर क्या रखते हैं, एट लीस्ट 1 डिवीजर, एक डिवीजर रखते हैं, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, मतलब एक और स्वयं नंबर को छोड़कर, एक और स्वयं नंबर को छोड़कर कम से कम एक डिवीजर और रखते हैं, मतलब कम से कम एक फैक्टर और रखते हैं, कम से कम एक फैक्टर और रखते हैं। तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। बात समझ आई आपको। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो जिसके लिए कम से कम एक डिवीजर और होता है, कम से कम एक डिवीजर और होता है, किन को छोड़कर, एक और इटसेल्फ को छोड़कर, एक और इटसेल्फ को छोड़कर कम से कम एक डिवीजर हो, तो हम कह सकते हैं वो कंपोजिट नंबर है। जैसा कि आपके सामने 4 लिखा हुआ है, जैसा कि आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि 4 1 से डिविजिबल है, 1 डिवीजर हुआ, 2 से डिविजिबल है, 2 डिवीजर हुआ, 4 से डिवीजर है। तो इसका मतलब क्या कि 1 और 4 के अतिरिक्त, क्योंकि 1 और इटसेल्फ के अतिरिक्त अगर 1 डिवीजर और है, कोई एक अलग डिवीजर है, तो हम कह सकते हैं कि 4 इज कंपोजिट नंबर। तो आपका 4 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाता। अगर प्राइम नंबर होता तो प्राइम नंबर होने के लिए क्या होता, तो प्राइम नंबर होने के लिए केवल 1 और इटसेल्फ से, ये 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होता। ऐसे 6 को ले चेक करते हैं तो 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 6 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगर 8 के लिए चेक करें तो 8 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है और 8 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर आपको समझ आया कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनका एक और इटसेल्फ के अलावा कम से कम एक अलग फैक्टर और हो, एक अलग डिवीजर और हो, एक अलग डिवीजर और हो। एक बात और समझने की है, अगर मैं कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में जब अगर मैं कंपोजिट नंबर को लिखता हूँ, तो वहाँ अगर मैं प्राइम नंबर को समझाना चाहता हूँ तो प्राइम नंबर में क्या आता है, 1 × इटसेल्फ आता है। अगर प्राइम नंबर का मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ
तो प्राइम फैक्टर करता हूँ तो वो क्या आता है, 1 इंटू इट सेल्फ आता है। लेकिन अगर मैं कंपोजिट नंबर के फैक्टर करता हूँ, अगर मैं कंपोजिट नंबर के फैक्टर करता हूँ तो ऑलवेज जो फैक्टर आएंगे आपके, ऑलवेज जो फैक्टर आएंगे वो इट सेल्फ से कम आएंगे। कहने का मतलब अगर मैं आपको 4 के प्राइम फैक्टर करके दिखाता हूँ, जैसे कि आपको ग्रुप ले लेता हूँ मैं, जैसे अगर मैं 6 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 1 2 से जाएगा 3 टाइम, 3 से जाएगा 1 बार, तो कहने का 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3। तो तो जो कंपोजिट नंबर होते हैं, जो उनके प्राइम फैक्टर होते हैं, वो हमेशा आपके नंबर से छोटे होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, नंबर से छोटे होते हैं। जबकि प्राइम नंबर में क्या होता है, जबकि प्राइम नंबर में क्या होता है आपका, समझना है थोड़ा सा, प्राइम नंबर में क्या होता है आपका कि प्राइम नंबर में एक तो एक होता है और एक सेल्फ नंबर होता है, एक क्या होता है, नंबर होता है। जैसे कि अगर मैं 7 का प्राइम फैक्टर करता हूँ, जैसे अगर मैं 11 के प्राइम फैक्टर करता हूँ तो 11 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 11 1 इंटू 11। इसका मतलब क्या है कि एक तो इसमें एक होता है और एक सेम नंबर होता है। लेकिन कंपोजिट नंबर के केस में क्या होता है, अगर मैं कंपोजिट नंबर 12 ले लेता हूँ, अगर मैं कंपोजिट नंबर 12 ले लेता हूँ तो अगर 2 के करता हूँ 12 6 2 6 जा 12 2 3 जा, तो कहने का मतलब जो आपके प्राइम फैक्टर आएंगे वो कितने आएंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3। तो कहने का मतलब जो फैक्टर आएंगे वो मेरे कंपोजिट नंबर से क्या होंगे, कम होंगे कंपोजिट नंबर से, क्योंकि 2 और 3 फैक्टर हैं, 2 और 3 क्या है यहाँ पर, फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है। लेकिन 12 से क्या है, कम है। तो आपको पता चला कि कंपोजिट नंबर के अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या होता है, और अगर प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या आता है। प्राइम नंबर के जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो केवल 1 और इट सेल्फ आता है, जबकि आपके कंपोजिट नंबर के केस में जो फैक्टर आते हैं, आपके प्राइम फैक्टर जो आते हैं वो ऑलवेज कंपोजिट नंबर से कम आते हैं। इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये बताता हूँ कि प्राइम, अगर हम दो कोई नंबर है, उन नंबर का हम फैक्टराइजेशन कर लें, प्राइम फैक्टर कर लें, तो उसके द्वारा हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कैसे करेंगे, उसके द्वारा हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कैसे करेंगे। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, तो एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं कि एचसीएफ क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। आपके पास में जो नंबर्स होंगे हम उनके सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। अब उनके बीच में हम क्या चेक करेंगे कि कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से हैं। अब जो कॉमन प्राइम फैक्टर आएंगे, हमें एचसीएफ फाइंड करना है ना, तो कॉमन जो प्राइम फैक्टर है उसमें से जो स्मॉलेस्ट पावर है, उसमें से उस जो स्मॉलेस्ट पावर है उनका अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे तो आपका एचसीएफ फाइंड हो जाएगा। एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। आपके पास कुछ एक नंबर दिए जाएंगे, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनका फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जिन दोनों नंबरों में, 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, उन नंबरों में ये चेक करेंगे कि उन नंबरों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है। जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर को उठाएंगे और उनका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम एलसीएम फाइंड करना चाहते हैं तो एलसीएम के लिए क्या लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। अब क्या करेंगे, जो आपके पास में नंबर दिए जाएंगे उन नंबरों में जो फैक्टर होंगे, आपके जो प्राइम फैक्टर होंगे उनकी जो ग्रेटेस्ट पावर होगी उनको हम उठा लेंगे। यहाँ कॉमन की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर 2 की पावर 3 लिखा है और कई जगह 2 की पावर 5 लिखा है तो हम 2 की पावर 5 को उठा लेंगे, चाहे 3 टर्म हो लेकिन दूसरे में नहीं दिया हो, लेकिन कॉमन नहीं है, लेकिन 2 की पावर 5 उठा लेंगे, हाईएस्ट पावर को उठा लेंगे। तो मैं आपको सवाल से समझाता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। आपको एक प्रॉपर्टी और बतानी है, अगर आपके पास 2 नंबर हैं ए और बी, अगर मैं उनका एचसीएफ फाइंड करता हूँ, एचसीएफ और ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो ए और बी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आता हूँ छोटा सा, कि 30 और 45 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 के हमने प्राइम फैक्टर करें तो 2 का भाग 30 में 15 बार जाएगा, 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा, 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इसी तरीके से जब हम 45 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 3 का डिवाइड 15 बार जाता है और 3 का फिर 15 में 5 बार जाता है,
और 5 का 5 में 1 टाइम जाता है, तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 1। अब हमें SCF लिखना है, तो SCF में लाइन क्या थी कि जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, कॉमन प्राइम फैक्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर है, 5 भी इसमें भी है, इसमें भी। तो कहने का दोनों में प्राइम फैक्टर कौन कौन से कॉमन है, 3 है और 5 है। तो हमें SCF फाइंड करने के लिए क्या करना है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी लोएस्ट पावर लेनी है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी। तो 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर 1। इसी तरीके से 5 की पावर 1 यहाँ है, 5 की पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर भी क्या हो जाएगी, 5 की पावर 1। तो 3 की पावर 1 मतलब 3, 5 की पावर 1 मतलब 5, तो मतलब 5 दिया 15। तो SCF निकालना समझ आया होगा आपके। कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसको उठाओ, फिर कॉमन प्राइम फैक्टर की जो लोएस्ट पावर है, जो स्मॉलेस्ट पावर है, फिर उसको उठा लो। इतनी बात समझ आई। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हमसे क्या कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। जैसे नंबर में 2 है, 3 है, 5 है, 3 है, 5 है, तो 2 इनमें इन्वॉल्व है तो 2 को उठाएंगे। क्या 2 नीचे भी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो 2 को उठा लिया आपने। इन दोनों में 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 3 की पावर 2 को उठा लिया। 5 की पावर 1 है, तो 5 की हाईएस्ट पावर ही एक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो नंबर में जो इन्वॉल्व फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, उसकी क्या उठानी है, केवल हाईएस्ट पावर को उठाना है। तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9, एंड 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 5। तो 9 2 जा 18, 18 5 जा 90। आपको SCF और एलसीएम निकालना समझ आया होगा। चलो आगे चलते हैं, आपके सामने कुछ आपके NCERT बुक का एग्जाम्पल 5 लेके चलते हैं। अब आपको NCERT बुक का एग्जाम्पल 5 समझना है। NCERT बुक का एग्जाम्पल 5 आपके सामने क्या लिखा है कि कंसीडर द नंबर 4 की पावर n। आपको क्या करना है कि कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर कि देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। इसका मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहना चाहता है। कि आपको क्या है कि एक नंबर को कंसीडर करना है जो आपके पास में लिखा है 4 की पावर n। फिर कहता है कि जो आपके पास में जो पावर में n लिखी हुई है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो आपको चेक करना है कि वेदर क्या, कि जो आपके पास में n की किसी वैल्यू के लिए 4 की पावर n जो है आखिरी में 0 देता है या नहीं देता। मतलब जो आपका आखिरी डिजिट है वो 0 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब n की किस वैल्यू के लिए, मतलब n की किस वैल्यू के लिए 4 की पावर n जो टर्म है वो आखिरी में 0 डिजिट देगा या नहीं देगा। आपको ये चेक करके बताना है। देगा तो उसको आपको प्रूफ करके दिखाना है, मतलब आपको कंक्लूजन पे लेके जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा। जैसे आपके सामने लिखा है कि 4 की पावर n, 4 की पावर n क्या है कि 4 की पावर n लिखा है। तो 4 की पावर n में क्या लिखा है कि वेयर n इज नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर होने से मतलब क्या कि n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप में होगी, मतलब एक होल नंबर टाइप में होगी। तो अगर मैं कहूँ कि 4 की पावर n बराबर क्या होना चाहिए, इसका जो आखिरी डिजिट जो है 0 आए। अगर जो पावर n है, n की किस वैल्यू के लिए, मतलब n के किन मानों के लिए आखिरी डिजिट जो है 0 आई, तो आखिरी डिजिट 0 है। मतलब इफ़ यदि 4 की पावर n एंड्स विद 0, इसका मतलब क्या है। मैं आपको थोड़ी सी डिविजिबिलिटी समझाऊंगा। अगर डिविजिबिलिटी आपको समझ आएगी तो आप बता सकते हो कि 4 की पावर n अगर 0 से एंड करेगा तो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। इस बात को समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी डिविजिबिलिटी बगल से समझा रहा हूँ। जैसे साइड मैंने साइड में आपके लिए लिख दी है। जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई नंबर हो उसका आखिरी डिजिट जो हो 2 से डिविजिबल हो। क्या कहा मैंने, अगर कोई नंबर हो उसका आखिरी डिजिट 2 से डिविजिबल हो तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से डिविजिबिलिटी ऑफ 4 के लिए क्या लिखा है कि कोई नंबर हो उसके आखिरी 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अगर डिविजिबिलिटी ऑफ 8 पढ़ना चाहें हम कि 8 की डिविजिबिलिटी क्या होगी कि अगर कोई नंबर हो उसके आखिरी 3 डिजिट
8 से डिविजिबल हो तो वो नंबर पूरा किससे डिविजिबल हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम डिविजिबिलिटी ऑफ 3 पढ़ते हैं तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या लिखा है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, अगर कोई नंबर है उसकी अगर डिजिट का हम सम कर दें और वो डिविजिबल हो जाए 3 से, तो हम कह सकते हैं वो पूरा नंबर जो होगा 3 से डिविजिबल होगा। जैसा कि आपके सामने मैंने एक नंबर लिखा है कि 3432, अगर हम इसकी डिजिट का सम करें तो 347 7 3 10 10 और 2 12, तो कहने का मतलब 12 3 से डिविजिबल है। तो दैट इज़ द मीनिंग कि 3432 क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या होगी, अगर सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, अगर किसी नंबर की डिजिट का सम जो है 9 से डिविजिबल हो जाए तो हम कह सकते हैं जो पूरा नंबर होगा वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपके सामने जो ऊपर लिखा हुआ है 3432 क्या 9 से डिविजिबल होगा, चेक करके बताते हैं कि 347 7 3 10 10 और 2 12, क्या 12 9 से डिविजिबल है, नहीं है। तो दैट मीनिंग क्या हुआ कि आपका तो ये 3432 3 से तो डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं है। अब क्या है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 5, अब हम 5 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो अगर कोई नंबर हो उसका आखिरी डिजिट क्या हो, 0 और 5 हो, आखिरी डिजिट क्या हो, 0 और 5 हो, तो हम कह सकते हैं वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो अब आपके सवाल की तरफ चलते हैं। अब आपका सवाल क्या कहता है कि 4 की पावर जो n है उसका जो आखिरी डिजिट है वो 0 आए। तो आखिरी डिजिट 0 आने का मतलब क्या है कि जो आपका नंबर है 4 की पावर n वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। मैंने बताया कि अगर किसी नंबर के आखिरी डिजिट 0 और 5 है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बट लेकिन क्या, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 5 को इसमें प्राइम फैक्टर होना चाहिए। आपको एक बात समझ आती होगी, जैसे अगर मैं कहूँ कि 10 है, 10 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 × 5 लिख सकते हैं, इसे प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 प्राइम फैक्टर जो इसमें मौजूद होगा। 10 2 से डिविजिबल है तो कहने का प्राइम फैक्टर में 2 मौजूद होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जिस नंबर से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो वो उसके प्राइम फैक्टर के रूप में उसमें मौजूद होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 4 की पावर n का अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 5 उसमें क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 उसमें मौजूद होना चाहिए। बट लेकिन अगर हम 4 की पावर n की क्या करते हैं, 4 की पावर n की अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, तो क्या आते हैं, 4 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 × 2, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 की पावर n लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n लिख सकते हैं। बट इन 4 की पावर n में आप देखते हैं कि इसमें 5 नहीं है, इसमें प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर। जब 5 प्राइम फैक्टर नहीं है तो 0 आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब प्राइम फैक्टर 5 होगा तभी तो आखिरी डिजिट 0 होगा या 5 होगी, तभी तो आखिरी डिजिट 0 हो सकती है। तो आखिरी डिजिट 0 होने के लिए कहने का मतलब क्या है कि इसके भीतर 5 होना जरूरी है। जब 5 नहीं है तो 0 नहीं आ सकती। बात समझ आई नहीं आई आपकी। तो हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 4 की पावर n विल नॉट एंड्स विद डिजिट 0। तो n की किसी भी वैल्यू के लिए 4 की पावर n जो है 0 डिजिट पर एंड नहीं करेगा। आपको ये बात समझ आई होगी। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल 7 समझाने का प्रयास करता हूँ। एग्जाम्पल 7 क्या लिखा है कि फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। क्या कहता है कि पहले तो आपको इनका HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर उसके बाद आपको LCM फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 96 और 404 के प्राइम फैक्टर करता हूँ। तो फैक्टराइजेशन 96 के करता हूँ तो 2 का डिवाइड जब मैं 96 में देखता हूँ तो 48 टाइम्स जाता है। तो फिर 2 का 24 टाइम्स जाता है, 2 का 24 में 12 टाइम जाता है, 2 का 12 में 6 टाइम जाता है, 2 का 6 में 3 टाइम जाता है, 3 का 3 में 1 टाइम जाता है। इसी तरीके से जब 2 का 404 में देता हूँ तो 202 आ जाता है, फिर 2 का 202 101 जाता है, और 101 एक प्राइम नंबर है तो 101 का 101 में 1 टाइम जाता है। तो कहने का मतलब प्राइम फैक्टर आपको समझ आ गई। आगे चलते हैं। तो प्राइम फैक्टर आपने किए तो 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 × 3। इसी तरीके से 404 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 101। लेकिन HCF क्या होता है, HCF होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ
ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। जो आपके सामने नंबर्स लिखे हुए हैं उन नंबर्स में जो आपके कॉमन प्राइम फैक्टर हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट आपका HCF कहलाता है। तो आप देखते हो 96 और 404 के प्राइम फैक्टर में केवल आपको कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है। तो इसकी लोएस्ट या स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 2। तो आपके पास में HCF क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, दैट मीनिंग इज 4। अब आपको LCM फाइंड करना है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B। तो आपको LCM निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, A इंटू बी में HCF पे डिवाइड करना पड़ेगा। आपके पास में दोनों नंबर क्या है, एक तो 96 है, एक 404 है। तो 96 इंटू 404 अपॉन HCF कितना है आपका 4। तो 4 से 404 में डिवाइड देते हैं तो 101 और 96 का 101 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 9696। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि फाइंड दी HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए आपको 672 और 120 का आपको LCM और HCF फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टराइजेशन करते हैं 672 और 120 के। 6 के फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 3 आता है। 2 से 72 में 36 बार, 36 में 2 से डिवाइड देते हैं तो 18 टाइम्स। 2 से 18 में डिवाइड देते हैं 9 टाइम्स। 9 में 3 से डिवाइड देते हैं 3 टाइम्स। 3 का 3 में देते हैं 1 टाइम। इसी तरीके से 120 के फैक्टर करते हैं तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। इसी तरीके से 72 के क्या होते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। इसी प्रकार 120 के 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। अगर हमें HCF फाइंड करना है तो HCF फाइंड करने के लिए क्या ढूंढना पड़ता है, पहले आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ता है। तो आपने देखा कि कॉमन फैक्टर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 तीन तो कहने का मतलब 2 और 3 दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर है। फिर हमको कॉमन प्राइम फैक्टर की क्या लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1। तो 2 की पावर 1 को उठाया। फिर 3 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1। तो 3 की पावर 1 को उठाया। फिर क्या कर दिया, दोनों को प्रोडक्ट कर दिया तो 2 3 6। LCM में क्या करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। जो नंबर्स हैं उसमें जो प्राइम फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आपने देखा कि 2 है, इन सब में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। तो 2 की पावर 3 को उठाया। इन सब में 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो 3 की पावर 2 को उठाया। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी, 1 है। तो 5 की पावर 1 को उठाया। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। 5 की पावर 1 कितना होता है, 5। तो 8 4 जा 40, 8 5 जा 40, 49 जा 360। तो कहने का मतलब मैंने आपको NCERT बुक के सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर कर दिए हैं। अब आपके होमवर्क में आज आपको NCERT बुक की एक्सरसाइज 1.2 के सारे सवाल लगाने हैं। जो सवाल आपको समझ नहीं आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको लिखने हैं, या आपको जो आपके कॉलेज के द्वारा ग्रुप बनाया गया उस ग्रुप में आपको सारे सवालों को पूछना है जो आपसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।